विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। तुलनात्मक शासन व राजनीति BA द्वितीय वर्ष में आज हम सीनेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सीनेट जो अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है। भारत में जिस प्रकार राज्यसभा है, उसी प्रकार अमेरिका में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सीनेट की स्थापना की गई है। तो सीनेट क्या है, उसमें निर्वाचन पद्धति, कितना वर्ष उसका कार्यकाल है, और साथ में सीनेट की शक्तियां अथवा उसके कार्यों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कहा जाता है, इसका जवाब भी इस चैप्टर में हमें मिलेगा। तो चर्चा करते हैं। सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस का उच्च सदन। अमेरिकी सीनेट राज्यों का सदन है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें प्रतिनिधित्व का आधार राज्यों की समानता का सिद्धांत है। तो राज्यों का सदन इसको कहा गया है। और जहाँ जहाँ भी दुनिया के अंदर संघ सरकारें हैं, तो संघ के अंदर राज्यों को या इकाइयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। तो यहाँ पे राज्यों का सदन सीनेट, और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें प्रतिनिधित्व का आधार राज्यों की समानता का सिद्धांत है। तो राज्यों की समानता का सिद्धांत इसमें है। जबकि तुलना करें हम भारत से, तो भारत में राज्यों को राज्यसभा के अंदर बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि वहाँ पे प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार कुल 50 राज्य होने के कारण कुल इसमें 100 सदस्य इसमें हैं। तो हर राज्य को बराबर 2 प्रतिनिधि भेजने का इसमें अधिकार है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में मताधिकार की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 5 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संक्षिप्त संविधान है, उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों के साथ समानता की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा और राज्य की सहमति के बिना उसे सीनेट में प्रतिनिधित्व या समानता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। संविधान में 17वें संविधान संशोधन 1923 द्वारा निर्वाचन की पद्धति को राज्य विधानमंडल के स्थान पर राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है। यहाँ पे आपको अंतर महसूस होगा भारत की राज्यसभा के निर्वाचन में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में जो निर्वाचन पद्धति है, दोनों के अंदर भारत में राज्य विधानमंडलों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके आधार पर। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता द्वारा उस राज्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो यहाँ पे निर्वाचन में भी हमें अंतर साफ दिखाई दे रहा है। स्थायी सदन है, भारत का जो राज्यसभा है वो भी स्थायी सदन है, उसी तरह सीनेट भी स्थायी सदन है। इसका विघटन कभी नहीं होता है। सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य स्थान रिक्त कर देते हैं। इस प्रकार सदन का विघटन नहीं होता है। तो भारत में जो राज्यसभा की अवधारणा है वो इसी की नकल हमें प्रतीत होती है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का इसमें जो है पुनर्निर्वाचन हो जाता है और कुल प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए इसमें चुना जाता है। तो सदन का विघटन नहीं होता है। योग्यता की बात करें तो उस हेतु कम से कम 23 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 9 वर्ष से अमेरिका का वो नागरिक होना चाहिए और संबंधित राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। जबकि भारत में संबंधित राज्य का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो कम से कम 30 वर्ष, 9 वर्ष से अमेरिका का नागरिक और संबंधित राज्य का नागरिक होना। निर्वाचन के लिए 6 वर्ष सदस्यों का निर्वाचन होगा और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति, अब जो इसमें एक फिलिबस्टरिंग एक जो व्यवस्था है, इसकी वाद विवाद असीमित समय तक
बोलने का जो पावर इसमें दिया गया है, जो प्रतिनिधि सभा से भिन्न हमें प्रतीत होता है, एक विशेषाधिकार के रूप में सीनेट के साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा इसमें हम कर रहे हैं। पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में फिलिबस्टरिंग क्या है, तो उसका भी आएगा। और साथ में देखिए, उपराष्ट्रपति सदन का पदेन सभापति होता है भारत की ही तरह, लेकिन उसे वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार नहीं है और सिर्फ निर्णायक मत का अधिकार उसको दिया गया है। निर्णायक मत का अधिकार उसे है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को सदन का माना गया। बात करें कार्यविधि की, किस प्रकार की कार्यविधि है सदन की, तो सीनेट अपनी कार्यविधि स्वयं बनाती है। प्रत्येक विधेयक या प्रस्ताव के 3 वाचक होते हैं। ये सभी सदनों में होता है, भारत में भी यही प्रणाली अपनाई गई है। वाद विवाद के स्तर पर कोई सदस्य, देखिए यहाँ पे अंतर, वाद विवाद के स्तर पर कोई सदस्य बिना किसी रुकावट के असीमित समय तक बोल सकता है और विधेयक के मार्ग में अड़ंगा लगा सकता है। सदस्यों द्वारा अपनाए गए इस साधन को फिलिबस्टरिंग कहते हैं और ऐसा प्रतिनिधि सभा में नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा पावर उनके पास में हाथ लग गया था जिससे कि वो जब तक चाहे उस मुद्दे पे बोल सकते थे बिना रुके हुए। तो इसमें कभी कभी तो कई कई दिन निकाल लेते थे सीनेट के मेंबर। उनको अगर लगता था कि इस जो विधेयक है इसको पारित होने से हमें रोकना है, तो वो असीमित समय तक बोल करके उसको रोक लेते थे। इस बुराई को दूर करने के लिए 1953 में थोड़ा संशोधन किया गया। अब अगर 16 सदस्य वाद विवाद को बंद करने के लिए आवेदन करें तो 2/3 बहुमत से सीनेट उस वाद विवाद को सीमित कर सकती। 2/3 बहुमत से, अर्थात कि आप समझ सकते हो महाभियोग लगाने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए या संविधान में संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, वही 2/3 बहुमत फिलिबस्टरिंग को सीमित करने के लिए है। तो ये संभव आसान नहीं लगता है हमें। तो ये सीनेट का एक विशेषाधिकार फिलिबस्टरिंग। अब देखते हैं सीनेट के कार्य अर्थात शक्तियाँ। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये इसका विशेषाधिकार है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई स्पष्ट तौर पर विजेता उभर कर नहीं आता है तो वो प्रतिनिधि सभा उसका निर्वाचन करती है, उसी तरह यहाँ यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित करती है। तो यहाँ मतदान होता है और मतदान के बाद में कोई एक विजेता हो जाता है। दूसरा, महाभियोग का निर्णय। जो निर्णय करना है महाभियोग लगेगा कि नहीं लगेगा, जिस प्रकार अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में महाभियोग का प्रस्ताव वहाँ की प्रतिनिधि सभा से पारित हो गया है, लेकिन वो लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिसीजन होना है सीनेट के अंदर। तो वो निर्णय करने की जो शक्ति है वो सीनेट के पास में है। प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और समस्त जो असैनिक अधिकारी हैं उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिस पर निर्णय देने का अधिकार सीनेट को तो लगाएंगे तो प्रतिनिधि सभा वाले, और उसको जो है उस पर मोहर जो लगानी है, निर्णय जो करना है वो सीनेट करेगी। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहाँ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। और इसे लागू करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 2/3 बहुमत से वो पारित होना आवश्यक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का पुष्टिकरण। सीनेट की एक बहुत बड़ी पावर हम इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श व उनकी स्वीकृति पर ही राजदूतों, अन्य राज्य प्रतिनिधियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। तो सीनेट के परामर्श से, और इसमें भी एक शब्द आता है सीनेटीय शिष्टाचार। सीनेटीय शिष्टाचार भी कहते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति नियुक्तियां करने से पूर्व संबंधित राज्य के सीनेटर से परामर्श लेता है। तो एक शब्द आया फिलिबस्टरिंग, एक आ गया यहाँ पे सीनेटीय शिष्टाचार। ये हमें ध्यान देने योग्य बात है। अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में चर्चा होती है या आगे चल करके आप
साक्षात्कार में जाओगे तो वहाँ पे भी राजनीतिक विज्ञान का साक्षात्कार दोगे तो ऐसे शब्दों से हमें दो चार होना ज़रूरी है कि मिलेंगे, वो आपको वहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे अगर ये चर्चा चलती है अमेरिकी चुनाव से संबंधित। तो सीनेटी शिष्टाचार क्या है? ये वह सुविधा है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में नियुक्ति करता है तो उसमें नियुक्तियां करने से पूर्व उस संबंधित राज्य के सीनेटर से परामर्श लेता है, चाहे उस राज्य के सीनेटर उस राष्ट्रपति के दल से संबंधित हो अथवा नहीं हो, लेकिन उनको परामर्श करना ही होगा। यह है सीनेटीय शिष्टाचार, अन्यथा सीनेट उसको स्वीकृति नहीं देती है। तो ये सीनेट का एक विशेषाधिकार। और चौथा है विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टिकरण। ये भी एक ऐसा अधिकार है जो सीनेट को पावरफुल बनाता है। सीनेट को विदेश नीति के क्षेत्र में भी व्यापक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा निर्मित संधियों को विधि का रूप प्राप्त करने के लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। सीनेट 2/3 बहुमत से संधियों को स्वीकार कर सकती है अथवा संशोधित कर सकती है या उन्हें अस्वीकृत कर सकती है। ये सीनेट को एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को कमज़ोर कर देता है, राष्ट्रपति को मजबूर कर देता है कि वो सीनेट का परामर्श या सीनेट की रजामंदी वो लें। 1919 में देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण, 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय की संधि को अस्वीकृत कर दिया गया था। जो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई वो वर्साय की संधि के आधार पर हुई, और इसको बनाने वाले कौन थे, उस संधि को लाने वाला कौन था? राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका के। लेकिन स्वयं अमेरिका की सीनेट ने ही उसे स्वीकृति नहीं दी, और इसी वजह से आगे चल करके जो राष्ट्र संघ की परिकल्पना थी वो साकार नहीं हो पाई और राष्ट्र संघ कह सकते हैं कि फेल हो गया था। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये सीनेट का पावर आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, विधायन संबंधी अधिकार, जो कानून के निर्माण से संबंधित अधिकार है, यह ऐसा अधिकार है जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर के करती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में देखें तो साधारण विधेयक अगर है तो किसी भी सदन में इन्हें स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मतभेद होने पर दोनों की संयुक्त समिति द्वारा इसे दूर किया जाता है। भारत में मतभेद होने पर संयुक्त कमेटी वहाँ पे बैठती है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण लोकसभा वहाँ फायदे में रहती है। इंग्लैंड के अंदर ऐसा है नहीं, वहाँ पे 1 वर्ष का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद कॉमन सभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है। और अमेरिका की देखिए, यहाँ पे संयुक्त कमेटी बैठती है और उसकी शर्त यह है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ सीनेट जो है वो लाभदायक स्थिति में होती है। तो विधायन संबंधी ये साधारण विधेयक के संबंध में उनके अधिकार। दूसरा है वित्त विधेयक के संबंध में अधिकार। इसकी जो पूर्व स्थापना केवल प्रतिनिधि सभा में ही होती, मतलब इसको पहले जो पेश करने की बात है वो प्रतिनिधि सभा में ही की जा सकती है, लेकिन सीनेट उन्हें परिवर्तित, संशोधित और अस्वीकृत कर सकती है। इतना ज़्यादा पावर उसको दिया गया है। संशोधन की आड़ में सीनेट कभी कभी ऐसा कहा जाता है, देखिए कि संशोधन की आड़ में सीनेट कभी कभी शीर्षक के अतिरिक्त सब कुछ बदल देती है। तो इतना ज़्यादा वित्त विधेयक के संदर्भ में भी सीनेट को पावर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निहित शक्तियों के सिद्धांत, कल्याणकारी उपबंध, संघीय पुलिस शक्ति आदि गैर संवैधानिक उपायों से भी विधेयक निर्माण के क्षेत्र में सीनेट का महत्व बढ़ गया है। तो निहित शक्तियों के सिद्धांत के माध्यम से, संघीय पुलिस शक्ति से या कल्याणकारी उपबंध जो किए गए हैं उनके माध्यम से भी सीनेट नए नए कानून बना सकते हैं। अब आता है अन्वेषण का अधिकार। यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। सीनेट अपनी समितियों द्वारा, ऐसी ही समितियां प्रतिनिधि सभा में ही उसमें भी होती है और सीनेट में भी होती है। सीनेट अपनी समितियों द्वारा सरकारी कार्यों का अन्वेषण करती है। समस्त प्रशासन पर इसका नियंत्रण रहता है। अमेरिका में जहां मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का अभाव है, वहां पे मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का अभाव है। भारत और इंग्लैंड की तरह वहाँ पे लोकसभा या कॉमन सभा के प्रति सरकार उत्तरदायित्व नहीं रहती है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता है, लेकिन ये समितियाँ उस कमी को पूरा करती है। वहाँ ये जो समितियाँ हैं वो इस कमी को पूरा करती है। इन समितियों ने
कई घोटालों का पर्दाफाश किया है। लास्ट की जो विचारक है उन्होंने कहा है इसे अकुशल शासन को रोकने का प्रभावशाली साधन उन्होंने इसे कहा है। अकुशल शासन है अगर तो उसको रोकने का प्रभावशाली साधन कौन है? ये अन्वेषण का अधिकार समितियों के माध्यम से। अंतिम देखें, अन्य जो अधिकार हैं वो जो प्रतिनिधि सभा के साथ में मिलकर के करती है, संविधान में संशोधन करना दोनों सदनों से पृथक 2/3 बहुमत से, और संघ में नए राज्यों के प्रवेश को स्वीकृति देना, यह भी प्रतिनिधि सभा के साथ में मिलकर के। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किए गए मतदान की गणना करना, तो मतदान की गणना से संबंधित जो वाद हैं स्टेट्स में, वो कार्य प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर के करती है। तो ये थी सीनेट की शक्तियाँ अथवा उसके जो कार्य हैं। तो इस प्रकार हम आप देख सकते हैं कि सीनेट वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। जो बात इसके बारे में कही जाती है कि सीनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इस लेसन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में सीनेट प्रतिनिधि सभा के मुकाबले बहुत अधिक वहाँ पे अमेरिका के अंदर मजबूत स्थिति में नज़र आती है। धन्यवाद।